Okay, in the first paragraph, I taught you about the writer's campus. The writer described the area where he lived, the campus. Now, in the second paragraph, he is talking about an incident which gave him a new dimension, a new thought of life. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वो हादसा क्या था और क्या हुआ राइटर के साथ. In the second paragraph, in the second passage, a small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me. The writer is telling us an incident happened on Saturday afternoon, and that incident effect, a deep effect on me, left a deep effect on me. यानी राइटर यहाँ क्या कह रहा है? प्रोफाउंड मीन्स डीप. राइटर कह रहा है कि सैटरडे आफ्टरनून को एक स्मॉल इंसिडेंट पेश आया, एक छोटा हादसा पेश आया, वाक़या पेश आया. देखो यहाँ वापस इंसिडेंट और उसके साथ एडजेक्टिव लगा है स्मॉल. प्रोफाउंड मीन्स डीप, इफेक्ट यानी असर, लेफ्ट लीव का पास लेफ्ट होना यानी असर करना, छोड़ देना. ठीक है, तो राइटर कह रहा है कि एक सैटरडे आफ्टरनून को एक हादसा पेश आया, एक वाक़या पेश आया और जिसने मुझ पर एक गहरा असर छोड़ा. और वो गहरा असर क्या था कि उस हादसे ने अनफोल्डेड, देखो अनफोल्डर करना मतलब ज़ाहिर करना, उजागर करना. बिफोर माई आइज अ होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड. देखो फ्रेज़ है यहाँ पर, अ न्यू डायमेंशन, एक नई सोच, एक नया ख्याल, एक नया पहलू कि खुदा की जो बनाई हुई दुनिया है जिसमें क्या है, वंडर्स है. जो क्रिएशन यानी दुनिया, अल्लाह की दुनिया क्रिएशन है ना ये, तो खुदा का जो दुनिया है इसमें जो करिश्मे हैं जो उसकी आंखों के सामने आए, तो एक नई सोच राइटर पर पड़ी, एक नया पहलू राइटर के सामने आया और उसने राइटर पे गहरा असर छोड़ा. तो क्या असर था, क्या नया पहलू था, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है. तो यहाँ राइटर एक छोटी सी तफसील बयान कर रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा पेश आया. तो राइटर ने अगली लाइन में कहा है कि इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन. यानी राइटर गॉट हॉलीडेज़, विंटर हॉलीडेज़ हो सकती है या समर हॉलीडेज़. यानी पूजा वेकेशन कब होता है उनका, हो सकता है ये दिवाली वेकेशन हो, पूजा वेकेशन. तो फ्यू डेज ही हुए थे, यानी कुछ ही दिन गुजरे थे छुट्टियों के. जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, जस्ट लाइक यानी की तरह, दूसरे बच्चों की तरह राइटर गॉट एन अपॉर्चुनिटी, राइटर को भी मौका मिला कि ये स्पेंड करे, अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करें. जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड द हॉलीडे प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. तो राइटर कह रहा है कि छुट्टियों ने भी मुझे मौका दिया, यानी राइटर गॉट द अपॉर्चुनिटी. किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी? टू बिकम एनग्रॉस्ड इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स. एनग्रॉस्ड हो जाना यानी बिज़ी हो जाना, खो जाना. तो राइटर कह रहे हैं कि मुझे भी मौका मिला कि मैं बहुत सारी किताबें पढूं, मैगज़ीन्स पढूं. और वो कौन सी मैगज़ीन्स और किताबें पढ़ने के लिए बहुत खुश होता था या एनग्रॉस होता था, मसरूफ़ हो जाता था, बिज़ी हो जाता था, वो स्पेशली पब्लिश्ड, जो कि ख़ास तौर पे पब्लिश होती थी फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीज़न. यानी फेस्टिव त्यौहारों यानी छुट्टियों में, जैसे दिवाली वेकेशन है या समर वेकेशन है, उसमें स्पेशली बच्चों के लिए किताबें छापी जाती थी. तो राइटर कह रहा है कि मुझे भी मौका मिला कि छुट्टियों में मैं किताबों को पढूं, इनग्रॉस हो जाऊं, उसमें खो जाऊं. आफ्टर अ हार्टी लंच, अब आगे राइटर बता रहा है कि वो किताबें पढ़ता था छुट्टियों में. तो एक दोपहर को लंच के बाद, देखो हार्टी लंच, हार्टी लंच यानी भरपूर खाना, सैर होके खाना, अच्छे से खाना, यानी एक अच्छा खाना फैमिली ने खाया. और क्या हुआ? माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर, राइटर कह रहा है कि मेरे पेरेंट और मेरी यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप,
और दोपहर की नींद लेने के लिए, आफ्टरनून यानी दोपहर में जो झपकी लेते हैं, छोटी सी नींद लेते हैं, उसे नैप कहते हैं। तो वो लोग सो गए, वो लोग लेट गए। एंड आई सेटल डाउन एनग्रॉस्ड, एकदम खो गया, यानी सब सो गए थे, बट द राइटर डिड नॉट स्लीप, ही सेटल डाउन विथ हिज बुक्स, वो अपनी बुक्स में खो गया। आई सेटल डाउन विथ अ स्टोरी बुक, वो अपनी किताबों में खो गया। द क्वाइट आफ्टरनून presented the perfect backdrop for reading an adventure story। यह राइटर क्या कह रहा है कि दोपहर में सब सो जाते थे, तो दोपहर में जो खामोशी है एडवेंचर स्टोरी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी होती थी, यानी खामोशी में एडवेंचर स्टोरी पढ़ने में मज़ा आता था। राइटर का कहना ये है कि प्रेजेंटेड बैकड्रॉप यानी समा, माहौल, यानी एडवेंचर स्टोरी पढ़ने का माहौल बन जाता था खामोशी में, सस्पेंस स्टोरी पढ़ने का। द साइलेंट वॉज ओकेजनली ब्रोकन, लेकिन वो खामोशी कभी कभी क्या होती थी, ओकेजनली यानी कभी कभार ब्रोकन हो जाती थी, टूट जाती थी। कैसे टूट जाती थी? बाय द साउंड ऑफ द फैमिली स्नोरिंग। देखो यहाँ पर राइटर ने साउंड को डिस्क्राइब किया कि कौन कौन सी आवाज़ें से सुनाई देती थी। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि राइट डिफरेंट साउंड्स हर्ड बाय द राइटर। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, वेब की तरह आता है। तो यहाँ पे देखो इस पैराग्राफ में आपको साउंड बता रहे हैं कि पहला साउंड क्या है, द स्नोरिंग ऑफ द फैमिली, द इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरोज। इंटरमिटेंट यानी इरेगुलर, यानी जो कभी कभार आ जाते हैं, अचानक से आ जाते हैं, उसे इंटरमिटेंट कहते हैं। तो हाउस स्पैरो मालूम है आपको, चिड़िया। चर्पिंग यानी चहचहाना, तो ये सेकेंड वॉइस है, चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरो। द हार्श मतलब लाउड, हाई पिच, लाउड। द हार्श काविंग ऑफ अ क्रो, हार्श लाउड काविंग यानी काय काय करना, कौवे की आवाज़ सुनाई देती थी, ये थर्ड वॉइस है। द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड, दोपहर का वक्त होता था, ऊंचे आसमान में, हाई अबव द ग्राउंड यानी आसमान में, ऊंचे आसमान में उड़ती हुई जो काइट यानी चील, उसकी भी आवाज़ सुनाई देती थी। श्रिल यानी तेज, हाई पिच्ड वॉइस से भी साइलेंट टूट जाता था। मिनट्स टिक्ड बाय, देखो अब यहाँ मिनट्स टिक बाय यानी क्लॉक की भी आवाज़ आ रही है, यानी टिकिंग ऑफ क्लॉक, जो घड़ी की भी आवाज़ थी, ये भी क्या करती थी, खामोशी को तोड़ देती थी। लेकिन इसका असर ज़्यादा राइटर पे नहीं पड़ता था। आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक। राइटर क्या कह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता मैं डीपली, बहुत ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो जाता, खो जाता, बिज़ी हो जाता विथ स्टोरी बुक्स। तो यहाँ लास्ट के लाइंस में राइटर ने साउंड के बारे में बताया है कि these sounds sometime broke the silence, but that did not affect much on me. I enjoyed